चलो देखो बेटा, कैश मैनेजमेंट में लास्ट में हम लोगों ने लिखा था कलेक्शन फ्रॉम डेटर और पेमेंट टू क्रेडिटर कैसे कैलकुलेट होगा। अब आज आगे लिखिए जरा। हम लोगों ने किया था कंसेप्ट 13, हेडिंग लिखिए कंसेप्ट 14। इसमें पढ़ने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड एंड यूजेस ऑफ फंड। इसी को बोलते हैं हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले लिखिए फॉर्मेट। पहले हम लोग लिखेंगे सोर्सेस सोर्सेस का मतलब हो गया इनफ्लो, सोर्सेज में सबसे पहले लिखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये निकलेगा जब हम लोग नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। इसका टोटल जाएगा आउटर कॉलम में। उसके बाद सेल ऑफ प्लांट, उसके बाद डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, फिर करेंगे इसका टोटल। उसके बाद बेटा यूसेस का मतलब हुआ आउटफ्लो, इसमें लिखिए परचेज ऑफ प्लांट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इसका टोटल। इसी के नीचे लिखेंगे इफ देयर इज increase
in working capital and loss from operation, it will be considered under the head uses, under the head uses of fund. Total of sources of funds and uses of funds will be same. इसी के नीचे लिखिए changes in working capital is calculated as ये जो लिखा है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इसी को हम लोग निकालते हैं ऐसे। पहले लिखेंगे करंट एसेट इसका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इंक्रीज, डिक्रीज। करंट एसेट में जैसे पहला हो गया कैश इन हैंड एंड बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक। सबका ओपनिंग, सबका क्लोजिंग, इसके बाद करंट लायबिलिटी, ट्रेड क्रेडिटर, अदर क्रेडिटर, टैक्स ड्यू, यहां से मिल जाएगा टोटल बी। वर्किंग कैपिटल हो जाएगी ए माइनस बी, इंक्रीज, डिक्रीज निकल आएगा यहां से।
increase of working capital, decrease of working capital. ठीक है, आगे बेटा इसी के बाद लिखिए जरा कंसेप्ट नंबर 15। कंसेप्ट नंबर 15, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन in cash management. Treatment of depreciation in cash management. लिखिए इसमें, since depreciation is a non-cash expense, hence we should not consider depreciation in cash management. हो गया बेटा? चलो अब देखो जरा, तो ये एक लास्ट पॉइंट हम लोग के पास रह गया था, अब इसको करेंगे, देखिए जरा। तो अब ये देखो कैश मैनेजमेंट में हम लोगों के पास कैश मैनेजमेंट में कैश बजट बनाने को आता है हम लोग के पास। तो कैश बजट बनाया भी हम लोगों ने। कभी कभी बेटा वो पूछते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स बताओ। अच्छा मुझे बताओ कैश बजट कैसे बनाते थे, कैश अकाउंट कैसे बनाते थे? ओपनिंग कैश, कलेक्शन, पेमेंट, क्लोजिंग, यही तो होता था। तो कैश बजट भी कैसे बनता था? हम लोग ओपनिंग ओपनिंग लिखते थे, प्लस रिसीट हो जाती थी, पेमेंट हो जाते थे, क्लोजिंग आ जाता था। ठीक है, अब ये बताओ ये जो पैसा आ रहा है हम लोग के पास जो रिसीट है, क्या इसको हम लोग सोर्सेज बोल सकते हैं? सोर्सेज ऑफ फंड्स, क्या इसको बोल सकते हो सोर्सेज ऑफ फंड्स? और ये बताओ जहां जहां पैसा खर्च हुआ क्या उसको बोल दें यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स? ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे कहेगा कि सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का स्टेटमेंट बना के दो। इसी को बेटा बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। जैसे आप लोग पढ़ते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक नैरो कंसेप्ट है, उसमें केवल हम लोग कैश की बात करते हैं। तो पहले तुम लोग के सिलेबस में होता था फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हम लोग कैश नहीं, जहाँ जहाँ से भी पैसे आएंगे सारे सोर्सेस और उनका यूटिलाइजेशन उसको देखते हैं, तो इसको बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो जब भी एग्जाम में आएगा, अब आजकल
क्योंकि सिलेबस से हटा दिया है, तो कभी कभी लिख के आएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, कभी कभी लिखा होगा ये बनाओ सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड यूजेज ऑफ फंड्स, दोनों का मतलब एक ही है। अब कैसे बनेगा, खूब ध्यान से सुनिएगा। दो स्टेटमेंट बनाने होंगे बेटा। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए दो स्टेटमेंट बनाना होगा। क्या क्या? नंबर एक, ये तो हमारा मेन आंसर है, ये वाला मेन आंसर है। अब ये है फंड फ्लो स्टेटमेंट। पहले हमने लिखा सोर्सेज ऑफ फंड्स, पैसा कहाँ कहाँ से आया। फिर लिखेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ। ठीक है, जितना आया उतना खर्च हुआ, तो ये दोनों हमेशा मैच करेगा। अब सोर्सेज में क्या क्या हो सकता है, जैसे बताओ, प्लांट को अगर बेचोगे तो पैसा आएगा ना बेटा, और वहीं पे प्लांट अगर खरीद लोगे तो पैसे का जाएगा, तो उसको क्या लिखा जाएगा, आउटफ्लो या यूजेस। और जब पैसा आएगा तो क्या लिखोगे, सोर्सेस। सोर्सेस, ठीक है। डिविडेंड अगर आपने पे कर दिया तो ये क्या हुआ, यूजेस ऑफ फंड्स, पैसा यूज हो गया। ठीक है, तो अब एक बार फिर से, या तो एग्जाम में ऐसे लिख के आएगा कि सोर्सेज ऑफ फंड्स और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ये बना के दो, या तो एग्जाम में लिख के आएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, देखो इधर, पहले लिखेंगे सोर्सेज, उसमें जहां जहां से पैसा आया वो लिखेंगे। फिर यूटिलाइजेशन, जहां जहां पैसा खर्च हुआ वो लिखेंगे। टोटल ऑफ सोर्सेज किससे मैच करेगा, टोटल ऑफ यूजेस से। बोलो, इतना समझ में आ रहा है? अब इसमें इसको बेटा, इस आंसर को सपोर्ट करने के लिए देखो यहां पे लिखा है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, जरा बताओ वर्किंग कैपिटल क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए जितने पैसे की जरूरत पड़ती है उसी को क्या बोलते हो, वर्किंग कैपिटल। अब जैसे मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए 10,000 की जरूरत पड़ती थी, अब 6,000 की जरूरत पड़ती है, तो 4,000 बच नहीं गया, बच गया, तो इट कैन बी कंसीडर्ड एज सोर्स। बोलो, जो पैसा बच गया। अच्छा, वहीं पे ऐसे होता बेटा, पहले 6,000 लगता था, अब 10,000 लगने लगा, तो 4,000 एक्स्ट्रा लग गया, तब इसको हम लोग यहां लिखते हैं यूजेज ऑफ फंड्स में। समझ आए? डिक्रीज होगा तो लिखोगे सोर्सेज में, और अगर इंक्रीज होगा तो लिखा जाएगा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स में। अच्छा, तो अब मुझे बताओ, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पहले लिखोगे सोर्सेज ऑफ फंड्स, फिर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। यूटिलाइजेशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सेल ऑफ प्लांट, मतलब ये तो ऐसे मैंने लिख दिया, क्वेश्चन के हिसाब से होगा, जहाँ से भी पैसा आएगा कहाँ लिखोगे, सोर्सेज में, और जहाँ जहाँ खर्च होगा कहाँ लिखोगे, यूटिलाइजेशन में। सोर्सेज आपको ऐसे लिखना है, खूब ध्यान से सुनना। क्या क्या? सबसे पहले लिखेंगे, जैसे याद करो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे इनडायरेक्ट मेथड से, तो सबसे पहले क्या लिखते थे, चेंज इन पीएल, अरे निकालते नहीं थे, उसमें प्रपोज डिविडेंड ऐड करना वगैरह वगैरह करते थे। तो वैसे इसका भी ये तरीका है बनाने का। सबसे पहले लिखोगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, क्या लिखोगे? अब ये सब वही है बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना फंड आया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती थी, कैश फ्लो में क्या पड़ा था, प्रिंसिपल, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी एंड इंसिडेंटल एक्टिविटी, उसी को तो बोलते थे ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ भी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन अभी अभी बोला ना मैंने, कैश फ्लो नैरो कंसेप्ट था, उसमें खाली हम लोग पैसे की बात करते थे, ये ब्रॉड कंसेप्ट है। तो यहाँ जहाँ जहाँ से पैसा आने वाला होगा हर सोर्स की बात करेंगे। मतलब यहाँ ये नहीं है कि पैसा आ गया, सोर्स कहाँ से आ गया या आने की उम्मीद है, तो वो ऐसे निकाला जाता है। पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट, जैसे मान लो हमारा नेट, जैसे मान लो बेटा ये हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है 100 का, इसमें हमने डेप्रिसिएशन लिखा 20 का, तो नेट प्रॉफिट हम लोग का निकल के आएगा 80 का। तो इसका मतलब, अब याद करो वहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब मैंने आपको पढ़ाया था इनडायरेक्ट वाला, तो मैंने कैसे पढ़ाया था, अगर हम कैश बेसिस पे काम करें तो हमारा नेट प्रॉफिट ही हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। फिर जो जो उसको गलत करता था सुधारते जाते थे, कैश फ्लो बन जाता था। ठीक वही यहाँ भी है, क्या कहते हैं, जो हमारा नेट प्रॉफिट है वही हमारा क्या है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या है? फंड फ्रॉम ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि हम बना रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ पैसा नहीं चाहिए कि आया कि नहीं आया, जो सोर्स है वो लिखा जाएगा, मिला या आगे मिलेगा। ठीक है, तो ये माना जाता है, यही क्या है हम लोग का फंड फ्रॉम ऑपरेशन है।
कोई चीज अगर इसको गलत कर रही है तो सुधार देंगे। जनरली डेप्रिसिएशन पीएल में लिखा ही जाता है, तो नेट प्रॉफिट को हम मानते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन, कि अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इतना पैसा बनाया। लेकिन डेप्रिसिएशन पीएल में डेबिट होता है, तो उससे हम लोग का प्रॉफिट क्या होता है, घट जाता है। और असल में वो पैसा कहीं खर्च थोड़े ना हुआ होता है, कमाया तो वो भी है ना हमने, तो हम उसको इसमें ऐड करके तब दिखाते हैं। ये है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। बोलो समझ में आ रहा है? अब बताओ कैसे बनेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या लिखोगे? नहीं, पहले सोर्स, दो हेडिंग कौन सी मेन पड़ी हम लोग की, एक सोर्सेज और दूसरा यूटिलाइजेशन। सोर्सेज में क्या लिखना है, कहां कहां से पैसा आया। उसमें सबसे पहली चीज क्या लिखोगे बेटा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले लिखोगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अगर हमारे पास कोई नॉन कैश एक्सपेंस वगैरह है तो उसको एडजस्ट कर देंगे, ऐड कर दिया इसमें। फिर और जहां से पैसा आया वो लिखेंगे। फिर अगर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो वो क्या हो गया, सोर्स। इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, यूजेस। ठीक है, तो ऐसे हम लोग का बनेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट, या ऐसे बनेगा हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं बताओ ये समझ में आया कि नहीं? सोर्सेज का मतलब आउटफ्लो का, यूजेस का मतलब, इन दोनों का मतलब, इसका मतलब और इसका मतलब। सब लोग बताओ यहां तक क्लियर है? अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी तो किस में लिखोगे, सोर्स में। क्यों? वर्किंग कैपिटल कम होने का मतलब क्या हुआ, हमारे खर्चे कम हो गए। खर्चे कम हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ न जाना भी आना ही है। पैसा खर्च न होना भी आना ही हो गया ना, तो इसलिए कहां लिखा जाएगा, सोर्सेज में। बढ़ जाए तो कहां लिखोगे, एप्लीकेशन में। कहां लिखोगे, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को ही यूजेस बोला जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन को यूजेस बोलते हैं। बोलो पहले इतना समझ में है? अब मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती थी वर्किंग कैपिटल वाले चैप्टर में, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो अब ये देखो, अब हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, ये निकालने के लिए हमें इसको सपोर्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट और बनाना पड़ेगा। ये है, इसमें पता चलेगा वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है कि घट रही है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, सारे करंट एसेट का ओपनिंग बैलेंस लिखा, सारी करंट लायबिलिटी का ओपनिंग लिखा, एसेट का क्लोजिंग, लायबिलिटी का क्लोजिंग लिखा। अब 2 मिनट के लिए मान लो ये टोटल आया 100 और ये वाला निकल के आ गया 80, तो 100 में से 80 माइनस करोगे, वर्किंग कैपिटल यहाँ 20 आई, ओपनिंग। 2 मिनट के लिए मान लो क्लोजिंग, ये आया 200 और ये बेटा अपनी निकल के आ गई 160। 160, तो 200 में से जब 160 माइनस करोगे तो ये 40 आएगा। तो वर्किंग कैपिटल पहले 20 थी, अब 40 हो गई, तो 20 से वर्किंग कैपिटल बढ़ गई। क्या हुई, 20 से बढ़ गई। और वर्किंग कैपिटल बढ़ने का मतलब यूजेस ऑफ फंड्स, क्या मतलब हुआ, कम हो जाए, तो इसका मतलब सोर्सेज ऑफ फंड। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं, क्वेश्चन में खाली इतना पूछेगा, लेकिन इसमें एक जरूरत ये पड़ेगी, इसको निकालने के लिए हमें अलग से ये स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। समझ आए? तब जाके ये कंप्लीट होगा। बोलो किसी को कोई डाउट? क्या बोलते हैं इसको, फंड फ्लो स्टेटमेंट, या इसी को बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, या एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ये बोलते हैं। तो अब इसको और बढ़िया से समझने के लिए एक क्वेश्चन करेंगे बेटा, तो वहां से आपको क्लियर होगा। सब लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे एक चीज और दिखाई थी बेटा, ये भी देखो, इस अलग एक कोई मतलब नहीं है। बताओ, कैश मैनेजमेंट में हम लोग कैश की बात करेंगे ना, तो अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं डेप्रिसिएशन दिया है तो किसी काम का है हम लोग के? नहीं है। तो अब यहां लिखिए, आइए जरा सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। ये एक आखिरी कंसेप्ट रह गया था। चलो, तो अब जरा इसको समझते हैं हम लोग। आइए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा क्या क्या है। चलो ये है, स्क्रीन पे देखो बेटा, लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिपार्टमेंटल स्टोर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 3 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2006। बताओ जरा,
3 महीने का बनाना है एंडिंग मार्च, तो इसका मतलब जनवरी फरवरी और मार्च, यही तो हुआ ना 3 महीना। 3 महीने का बनाना है, क्या बनाना है देखो, कह रहे हैं मंथ वाइज कैश बजट रिसीट एंड पेमेंट बेसिस, कह रहे हैं मंथ वाइज कैश बजट बनाओ रिसीट एंड पेमेंट बेसिस। तो ये तो हम लोग जानते हैं, ओपनिंग कैश लिखेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे जो कलेक्शंस हुआ, माइनस कर देंगे जो पेमेंट हुई, तो निकल के आ जाएगा। फिर कह रहा है ये तो आपको आता है, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूसेज ऑफ फंड्स 3 मंथ पीरियड, ये है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये आज पढ़ा है, ये नई चीज है इसमें। ठीक है, तो अब बेटा ये क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करिए जरा, लिखिए अब इसमें पहला आंसर, पहले का लिखो। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश बजट, पहला आंसर फॉर 3 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2006। कैश बजट फॉर 3 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2006। अब जैसे बेटा हम लोग हमेशा बनाते थे, जनवरी जनवरी फरवरी मार्च, पहले लिखेंगे ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस, इसमें ऐड हो जाएगा रिसीट फ्रॉम डेटर, तीन चार लाइन छोड़ दो, जो भी कुछ होगा अब देख लेंगे, डेटर वाला रहता ही रहता है क्योंकि उसका टेक्निकल होता है। अब जो आएगा उसका हम लोग टोटल कर लेंगे, तो इसको हम लोग बोलते थे ए। अब यहाँ से लिखा जाएगा पेमेंट्स, पेमेंट्स पेमेंट्स में एक तो पेमेंट टू क्रेडिटर होता ही होता है, वो बार बार निकालना पड़ता है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ बिना पढ़े, पेड टू क्रेडिटर। और जो होगा वो लिखा जाएगा। तो आइए अब क्वेश्चन पढ़ना होगा, इसके बाद 4-5 लाइन और लगेगी, उतने में ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके नीचे बनाना शुरू करेंगे वर्किंग नोट, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। वर्किंग नोट, चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो बेटा क्या लिखा है, हमें जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने का बनाना है कैश बजट। अब ये देखो सबसे पहले मिल गया हमारे पास, देखो बेटा क्या लिखा है, इट इज एंटिसिपेटेड दैट आइटम्स ऑन 1 जनवरी 2006 विल बी एज फॉलोज। 1 जनवरी 2006 को हमारे पास ये सब होगा, कैश इन हैंड एंड बैंक 545, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 300, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 300 ये हमारे पास होगा। अच्छा, और इसने लिखा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हमें करंट एसेट की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। और कह रहा है उस दिन हमारे पास डेटर, स्टॉक, क्रेडिटर, अदर क्रेडिटर, डिविडेंड पेबल, टैक्स ड्यू, प्लांट, ये सब है, ठीक है। अब यहाँ ये बजटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट में सेल, सीओजीएस, ये सब हमें दे रखा है, ये सब दे रखा है। और चलो तो अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा जाएगा ओपनिंग कैश बैलेंस, ठीक है। तो अब यहाँ लिखो जरा ओपनिंग कैश हम लोग के पास कितना है, बुक लाए हो तुम लोग,
स्पाइरल वाली बुक है जो पहले मिली थी, उसमें देखो बेटा कितना दिया है, 545 कि 595? 45? नहीं नहीं, स्पाइरल वाली बुक में 45 है। ठीक, चलो तो अब यहाँ पे लिखिए जरा, ओपनिंग कैश का बैलेंस है हम लोग के पास 545। ओपनिंग कैश का बैलेंस है 545। ठीक है, अब देखो रिसीट में कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, तो हमने जो यूज़ कर लिया उसको हटा देते हैं। तो ये देखो, ये हमने लिख लिया ओपनिंग कैश। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ के देखना है पैसा कहाँ कहाँ से आया और पैसे कहाँ कहाँ खर्च हुए। तो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, जैसे आप देखो बेटा, ये डेटर है, तो डेटर से क्या होगा, कलेक्शन होगा। ठीक है, डेटर से हम लोग के पास कलेक्शन होगा, पहले उसने डेटर दिया है, तो आइए जरा देखते हैं डेटर से कैसे हम लोग कलेक्शन निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ आ जाओ जरा, नीचे आइए वर्किंग नोट में, नीचे आइए वर्किंग नोट में, इसमें पहले वर्किंग नोट में निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैलकुलेशन ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ठीक है, 3 महीने का बनाना है बेटा, इसलिए तीनों महीने का निकालना होगा, जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी, फरवरी और मार्च, लिख लिया। अब 2 मिनट इधर देखो, मैं एक चीज़ बता दूं तो अपने आप समझ जाओगे। अब 2 मिनट सोचो, अकाउंट में मान लो हम लोग डेटर का अकाउंट बना रहे हैं। किसका? डेटर का। बताओ ओपनिंग बैलेंस किधर आता है? डेबिट साइड में। कलेक्शन किधर आएगा? ओपनिंग बैलेंस ये हुआ। क्रेडिट सेल किधर आएगी? डेबिट साइड में। अरे डेटर जिससे बढ़ेगा डेबिट में, घटेगा क्रेडिट में। तो ओपनिंग ये रहा, क्रेडिट सेल ये रही, कलेक्शन कहाँ आएगा? कलेक्शन से डेटर घट जाता है ना। और क्लोजिंग बैलेंस, अब इक्वेशन बना लो, क्या बना? देखो, ओपनिंग प्लस सेल, इसको मैं सेल लिख दे रहा हूँ, बराबर होगा कलेक्शन प्लस क्लोजिंग के। कलेक्शन निकालना है तो ओपनिंग प्लस सेल माइनस क्लोजिंग, बोलो आ जाएगा। और ये अपने सवाल में दिया है, ये देखो बेटा, ये जो बैलेंस है ये ओपनिंग है, नीचे कहीं हमारे पास ये देखो एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे क्लोजिंग बैलेंसेस भी दिए हैं, तो ओपनिंग क्लोजिंग ये हो गया, और ये सेल यहाँ पे दी है। तीन ही चीज तो चाहिए ना, तो अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। लिखिए अब जरा, तो अब मैं ऐसे निकालने वाला हूँ, पहले हम लिखेंगे सेल, फिर इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर, या ओपनिंग बैलेंस लिखो, डेटर तो है ही, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस। अब यहां से निकल के आ जाएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, चलो अब स्क्रीन पे देखो, आइए एक चीज ढूंढते हैं, जरा बताओ, जनवरी की सेल 2100, फरवरी की 1800 और मार्च की 1700, तो लिख दो 2100, 1800, 1700। अब क्या चाहिए? ओपनिंग बैलेंस। सामने देखिए, ये देखो यहाँ लिखा था ना, इट इज एंटिसिपेटेड ऑन 1 जनवरी बैलेंसेस विल बी एज फॉलोज। तो ये जो 2570 का बैलेंस है ये 1 जनवरी को है, तो ये ओपनिंग हुआ कि नहीं हुआ?
तो यहाँ कितना था 2570, ये इसमें हमने ऐड कर दिया ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग ऐड कर दिया। अब ये देखो नीचे बेटा हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस दिया है, सबसे नीचे देखिए यहाँ डेटर का, ये देखो क्या लिखा है, बजटेड बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो हर महीने का क्लोजिंग, जनवरी का क्लोजिंग, फरवरी का क्लोजिंग और मार्च का क्लोजिंग। तो लिख लेते हैं इसको, 2600 जनवरी का है, 2500 फरवरी का है, मार्च का है 2350, 2350 मार्च का है। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जनवरी का क्लोजिंग कहाँ का ओपनिंग होगा? तो ये देखो ये यहाँ का ओपनिंग हो जाएगा। फरवरी का क्लोजिंग कहाँ का ओपनिंग होगा? मार्च का हो जाएगा। तो इसका मतलब 2600 यहाँ आ गया, 2500 यहाँ आ गया, ये होंगे माइनस, यहाँ से मिल गया कलेक्शन। तो हम लोगों ने निकाल लिया कलेक्शन फ्रॉम डेटर जनवरी, फरवरी और मार्च का। चलो अब आओ इसको यहाँ लिख लेते हैं बेटा। रिसीट में यहाँ लिखा कलेक्शन कलेक्शन फ्रॉम डेटर, जनवरी का आ गया कितना हम लोग को 2070, फरवरी का 1900 और यहाँ का 1850। तो एक तो ये चीज़ हो गई, आगे पढ़िए। ठीक है ये हो गया। और देखो कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं। तो डेटर हो गया बेटा, शुरुआत से हम लोग पढ़ रहे थे, डेटर हम लोगों ने कर लिया। डेटर हो गया। अब जरा इधर देखो सब बच्चे, सामने देखिए, बताओ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 1 जनवरी को कितने का था? 300 का। अगर और खरीदोगे तो बढ़ेगा, है ना, और बेच दोगे तो कम हो जाएगा। बेचने पे पैसा आएगा, खरीदने पे पैसा, ठीक है। तो जनवरी में इतना है। अब आओ जरा देखते हैं नीचे क्या हालत है इसकी। ये देखो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अभी देखो 1 तारीख को कितने का था बेटा? हाँ 300 का था ना 1 तारीख को। और इधर देखो, ये देखो 31 तारीख को कितने का हो गया? 700 रुपये का हो गया। तो इसका मतलब खरीदा। तो ये कहाँ आएगा नीचे? पेमेंट इधर, यहाँ लिखो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 400 रुपये का। ठीक है, अब यहीं से जरा मैच करो, फिर से बताओ 1 तारीख को कितने का था? 31 को कितने का हो गया? 700। अब ये देखो इधर फरवरी में नील है तो पूरा उठा के बेच दिया। अब ये कहाँ आएगा? रिसीट में, रिसीट में आ जाएगा ना। तो रिसीट में लिखिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फरवरी में बेचा है इसलिए फरवरी में लिखा 700। अब देखो जरा, ये देखो मार्च में फिर 200 का आ गया बेटा। तो इसका मतलब क्या किया है? खरीदा है। खरीदेंगे तो फिर आ जाएगा नीचे, 200 का यहाँ खरीदा गया।
200 का खरीदा गया। ठीक है, आगे पढ़िए क्वेश्चन। जो जो होता जा रहा है वो हटाते जा रहे हैं। डेटर्स हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़िए। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, देखो स्टॉक से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बताओ स्टॉक बढ़ने या घटने का क्या मतलब हुआ? इस देखिए, ठीक है, वो तो परचेज सेल है, लेकिन स्टॉक का कनेक्शन आएगा क्रेडिटर से। स्टॉक किससे खरीदोगे? क्रेडिटर से। तो या तो हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, तो मतलब कुल मिला के स्टॉक का ट्रीटमेंट किस में होगा जाके? क्रेडिटर में। तो आओ एक वर्किंग नोट बना के वहां देखते हैं, जरा बनाइए वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर। कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर। चलो 3 महीने का निकालना है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, अब एक मिनट जरा इधर देख लो तो समझ में आए आप लोग को। सब बच्चे सामने देखिए। जैसे आपने डेटर का अकाउंट बनाया था, अब 2 मिनट मुझे बताओ क्रेडिटर का अकाउंट मान लो बनाना है। ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा? ये हो गया। हम परचेज करेंगे क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर को पेमेंट कर दें डेबिट साइड में, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा। इक्वेशन क्या बनी देखना, ओपनिंग बैलेंस में परचेज ऐड करो तो ये बराबर आएगा पेमेंट, और क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आएगा। आएगा ना? आएगा। तो अब मुझे मान लो निकालना है हमने पेमेंट कितना किया, तो ऐसे निकलेगा बेटा। पेमेंट निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा ओपनिंग प्लस परचेजेस और माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग क्रेडिटर में परचेजेस और क्लोजिंग क्रेडिटर को लेस कर देंगे, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा क्रेडिटर को हमने कितने की पेमेंट करी है। बोलो सबको यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब एक बात और, तब उसके बाद लिखना। अब ये देखो, अब मामला आ रहा है आके अटक रहा है इस पे, परचेज पे। परचेज अपने क्वेश्चन में कहीं दी नहीं है, देख लो। देखो यहाँ से यहाँ तक परचेज का कोई पॉइंट नहीं है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक भी कोई परचेज नजर नहीं आएगी, यहाँ से यहाँ तक भी कोई परचेज नहीं आएगी। तो परचेज निकालना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, सीओजीएस दिख रहा है तो बस इतना अपने काम के लिए बहुत है। अब बताओ सीओजीएस का मतलब मैंने क्या बताया था? सीओजीएस कैसे निकालते थे? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अरे ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस जोड़ के क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हो तो क्या आ जाता है? सीओजीएस। तो मान लो यहाँ से परचेज निकालना हो तो कैसे निकलेगा? सीओजीएस में से घटा दिया ओपनिंग और जोड़ दिया क्लोजिंग, तो क्या आ जाएगी? परचेज। और यही परचेज ले जाके इसमें लिख देंगे तो निकल के आ जाएगा क्रेडिटर का पेमेंट। तो अब बताओ क्या करें, सब बच्चे बताना। पहले मैं क्रेडिटर निकालने शुरू हो जाऊं या पहले निकालूं परचेज? तो चलिए पहले निकालते हैं परचेज, इसी में एक ही स्टेटमेंट में कर डालेंगे। ठीक है, अब यहीं लिखो पहले सीओजीएस, अभी दिखा था क्वेश्चन में। सीओजीएस, ये देखो जरा क्वेश्चन में, ये दे रखा है बेटा। सेल तो हो ही गई, जो जो हो जा रहा है यूज मैं काट दे रहा हूँ यहाँ से। ये देखो, ये है सीओजीएस 16354014051330, 163514051330। अब इसमें ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक, लेस करना है ओपनिंग स्टॉक, तो आएगी परचेजेस।
और स्टॉक हमें दे रखा है बेटा, स्टॉक दे रखा है, ये देख लो जरा, ये बताओ बेटा, सब लोग स्क्रीन पे देखो, लिखा है एंड ऑफ द मंथ में स्टॉक ये है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो पहले इसको लिख देते हैं 1200, 1100 और 1000। 1200, 1100, 1000। ओपनिंग स्टॉक की बात है, तो ओपनिंग स्टॉक ऊपर दिया है, एक बार देखिए स्क्रीन पे, ये जो लिखा था ये 1 जनवरी का बैलेंस है, तो 1 जनवरी को 1300 का स्टॉक है, तो ये ओपनिंग ही तो हुआ, तो 1300 यहाँ आ गया। अच्छा मुझे बताओ, जनवरी का क्लोजिंग फरवरी का क्या हो जाएगा? तो ये 1200 यहाँ आ जाएगा। फिर फरवरी का क्लोजिंग मार्च का ओपनिंग, अब यहां से निकल गई परचेज, यहां से निकल गई परचेज, अभी अभी समझाया था, इसी में अगर हम ऐड कर दें ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर लेस कर दें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, तो आ जाएगा पेमेंट टू क्रेडिटर। पेमेंट टू क्रेडिटर आ जाएगा। ये देखो क्रेडिटर का बेटा ओपनिंग बैलेंस ये दे रखा है, देखो 1 तारीख को 2110 रुपए के हैं, तो ये यहाँ आ गया 2110। क्लोजिंग नीचे दे रखा है, क्लोजिंग नीचे दे रखा है 2000, 1950 और 1900, 2000, 1950, 1900। जनवरी का क्लोजिंग मार्च का ओपनिंग, और जनवरी का क्लोजिंग फरवरी का ओपनिंग, और फरवरी का क्लोजिंग हो गया मार्च का ओपनिंग। अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो निकल के आ जाएगा पेमेंट टू क्रेडिटर। और ये अपने काम का है। अब बताओ क्रेडिटर को पेमेंट करना क्या है, कलेक्शन या रिसीट? पेमेंट में आएगा। अब आ जाओ जरा यहाँ पे लिखिए, पेमेंट टू क्रेडिटर में 1645, 1355, 1280, 1645, 1355, 1280, सही है। ठीक, ठीक है, तो ये सब हो गया बेटा। चलो अब और देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस आए। स्क्रीन पे देखो अब क्या क्या बचा। क्रेडिटर, अच्छा वो हो गया था, अब ये जरा एक बार देखना अदर क्रेडिटर। अदर क्रेडिटर के बारे में हम लोग को बताया गया बेटा, अदर क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, अदर क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस 200 का था, क्लोजिंग है ये देखें, ये 200 पे ही मेंटेन है, तो इनको कोई पेमेंट वेमेंट हुआ नहीं, तो इसका मतलब नहीं यहाँ से पैसा आया ना पैसा गया, तो कोई छोड़ो इसको हटाओ, आगे बढ़ाइए। ये हटा दिया। डिविडेंड पेएबल का मतलब क्या हुआ, प्रपोज डिविडेंड 485 का था 1 तारीख को, और नीचे देखो जरा क्या हुआ है, डिविडेंड पेएबल जनवरी तक वही था, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जनवरी में नहीं फरवरी में पे हो गया ना, तभी तो जीरो हो गया। पे होने का मतलब क्या हुआ, पेमेंट में आएगा, तो नीचे आइए लिखिए पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड
फरवरी में दिया है 485 रुपए का। आगे बढ़ो, ऊपर से मिलाते हुए आएंगे। अब ये देखो, टैक्स ड्यू, टैक्स बकाया था 320 रुपए का, और ये बकाया रह गया, तो कोई मतलब ही नहीं टैक्स से। आगे बढ़ो। इसके बाद प्लांट, 800 रुपए की प्लांट थी 1 तारीख को, जनवरी में 800 है। अब ये देखो बेटा, यहाँ 1600 हो गया, तो क्या इसका मतलब हुआ, खरीद के आई और फिर 1550 हो गई तो बेच दिया। तो फरवरी में खरीदा और मार्च में बेच दिया। तो फरवरी में खरीदा तो यहां लिख दिया परचेज ऑफ प्लांट 800, और ऊपर लिख दिया सेल ऑफ प्लांट 50 का बेचा है, लेकिन मार्च में बेचा है। अब देखो कुछ बचा नहीं, ओपनिंग बैलेंसेस सारे हो गए, क्लोजिंग बैलेंसेस भी सारे हो गए। ठीक है। ये तो बेटा प्रॉफिट का स्टेटमेंट है, तो इससे कैश बजट को कोई मतलब थोड़े ना है। प्रॉफिट एंड लॉस किस बेसिस बनता है, अक्रूवल बेसिस पे, तो इससे हमें मतलब नहीं है, पता नहीं इसकी पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है, क्या हुआ। पढ़ लेते हैं, आओ पढ़ो। डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 60,000 इंक्लूडेड इन द बजटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द ईच मंथ, इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये इसी में इंक्लूडेड है। तो ये देखो, सेल में से COGS घटाने पे ग्रॉस प्रॉफिट आया, तो इससे तो कोई मतलब नहीं। अब यहाँ आ जाओ, वो कह रहे हैं इसी में 60 रुपए का क्या है, 60,000 का डेप्रिसिएशन है। ये फिगर्स लैक्स में होंगे, 3 जीरो कम करके लिखा है, ठीक है। तो 60,000 का मतलब क्या हुआ, हम 60 रुपए लेके चलेंगे ना। तो अब क्या करोगे, उन तीनों में से 60 कम कर लो, 60 यहाँ से, 60 यहाँ से, और 60 यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। लिखो एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में लिखना है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। 315 में से 60 माइनस किया, 315 माइनस 60, 270 माइनस 60, 255 माइनस 60, तो ये भी हो गया। अब हमने सारा कुछ ले लिया बेटा, कुछ भी छूटा नहीं, पैक कर दो। तो अब इसका टोटल करेंगे, और यहाँ पे क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा A माइनस बी, जनवरी का क्लोजिंग आ रहा है 315, जो जनवरी का क्लोजिंग आएगा वही फरवरी का ओपनिंग होगा। फरवरी का आ रहा है 65, 65 फरवरी का क्लोजिंग, मार्च का हो जाएगा ओपनिंग। तो ये है आपका कैश बजट। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गई, कैश बजट उसने मांगा था। अब दूसरी रिक्वायरमेंट पे आ जाओ, जिसके लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। जनवरी का क्लोजिंग, फरवरी का ओपनिंग,
फरवरी का क्लोजिंग, मार्च का ओपनिंग। हो गया बेटा? अब चलो आज जो पढ़ा है वो कर लें, ये तो पहले से आपको आता था। अब आ जाइए, बनाइए। इनकी दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि बना के बताओ स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड्स। तो सेकंड रिक्वायरमेंट पे आ जाइए। स्टेटमेंट of sources and uses of funds for 3-month period ending 31st March 2020। जैसे सिखाया था वैसे करोगे। पहले लिखोगे सोर्सेस, चार पांच लाइन छोड़ के आ गया पेमेंट, पेमेंट नहीं, यूजेस। जितने सोर्सेज हैं पहले वो लिखेंगे, फिर जितने यूजेस हैं वो लिखेंगे। फटाफट बताओ, सोर्सेज में पहली हेडिंग कौन सी होती थी बेटा? फंड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या होता था? फंड फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन में पहले लिखा जाता है नेट प्रॉफिट, और इसमें ऐड कर लेते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन अगर है तो। अभी हम लोग को दिखा था, नीचे पड़ा है 60,000 का डेप्रिसिएशन था। अब एक मिनट जरा स्क्रीन पे देख लो, फिर मैं शुरू करूं। बेटा इधर देखिए सब बच्चे, देखो ये क्या लिखा है, ध्यान से देखना। कैश बजट रिसीट और पेमेंट बेसिस पे बनाना था। ये क्या लिखा है? इसका मतलब जनवरी का अलग, फरवरी का अलग और मार्च का। और ये दूसरा वाला पढ़ो, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड्स फॉर 3-month पीरियड, मतलब 3 महीने का एक ही बनेगा। समझ आए? तो अब नहीं करना जनवरी फरवरी मार्च, अब तीनों का एक ही बनेगा। अगर तीनों का एक ही बनेगा तो एक मिनट यहाँ देखो जरा, कहाँ प्रॉफिट दिया था, ये देखो बेटा, ये जनवरी का प्रॉफिट है, ये फरवरी का प्रॉफिट है, ये मार्च का प्रॉफिट है। तो अब मैं तीनों जोड़ के एक ही में लिखूंगा ना। और सुन लो पे देखो, इसमें 60 का डेप्रिसिएशन घटा होगा तो इसमें जुड़ेगा, 60 इसमें जुड़ेगा, 60 इसमें जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि नीचे लिखा था ना, डेप्रिसिएशन 60,000 इंक्लूडेड इन बजटेड एक्सपेंडिचर ईच मंथ, हर महीने 60,000 का है। समझ आ रहा है? तो अब पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे तीनों जोड़ के, 150, 125 और 115। 150, 125, 115, 390 ये आ गया। और इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे। डेप्रिसिएशन 60 जनवरी का, 60 फरवरी का, 60 मार्च का आया 180, इसका टोटल आ गया 570। फंड फ्रॉम ऑपरेशन,
यूजेस और जो यहाँ का टोटल आएगा वही टोटल यूजेस का आएगा। अब ये भी पढ़ाया था, सोर्सेज का टोटल जितना आएगा उतना ही टोटल हम लोग का यूजेस का आएगा। ठीक है, अब याद करो, अभी आज आते ही क्लास इसी से शुरू करी थी। बेटा ये स्टेटमेंट तब तक पूरा नहीं होगा, ये जरा ये वाला फॉर्मेट देखो जो आज पढ़ा है हमने हमने बेटा ये लिख लिया, ये लिख लिया। अच्छा अब ये देखो, ये सब तो ऐसे लिखवा दिया था, कहीं से भी पैसा आएगा लिखना पड़ेगा। मेन ये है ना कि वर्किंग कैपिटल अगर डिक्रीज हुई तो कहाँ आएगा, सोर्सेज में। इंक्रीज हुई तो पहले अब ये वाला स्टेटमेंट बना लेना बेटर होगा, फिर जो बचेगा वो आ जाएगा कि पैसा आया कि गया। तो अब ये जो है बेटा देखो इधर, जैसे ये नेट प्रॉफिट लिखने के बाद 2-3 लाइन यहाँ पर्याप्त है, 2-3 लाइन यहाँ पर्याप्त है, टोटल मार के अब नीचे आ जाओ, वो वाला स्टेटमेंट बनेगा। देखिए स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले लिखेंगे करंट एसेट, अब ये भी पढ़ाया था, ओपनिंग क्लोजिंग इंक्रीज डिक्रीज, 4 कॉलम बताया था। यहाँ ओपनिंग की जगह क्या लिखें, जनवरी, क्लोजिंग की जगह मार्च, 3 महीने का बन रहा है ना, तो ऐसे लिख दिया ओपनिंग ब्रैकेट में लिख दिया जनवरी, क्लोजिंग ब्रैकेट में लिख दिया मार्च, फिर इंक्रीज या डिक्रीज। अब एक एक चीज पढ़ के पता चलेगा क्या हुआ। करेंट लायबिलिटी, चलो क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आइए देखिए सामने। तो मैंने फिर से एक बार सारा क्वेश्चन हो चुका है, अब दोबारा से कर रहे हैं, तो एक एक पॉइंट फिर से देखेंगे। चलो शुरू करो। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बताओ, 1 तारीख को 545 रुपए थे बेटा अपने पास कैश इन हैंड, ये करंट एसेट है, और ये भी तो करंट एसेट है, यही नीचे लिखा हुआ है, नहीं लिखा होता तब भी कैश फ्लो वाले चैप्टर में पढ़ाया है। तो और ये देखो डेटर भी करंट एसेट है, स्टॉक भी करंट एसेट है कि नहीं है। तो ये सब के सब ले चल के हम लोग लिख सकते हैं जनवरी में 545, 300, 2570, 1300। तो पहले आ गया कैश इन हैंड 545, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 300, डेटर 2570, स्टॉक 1300, अच्छा बताओ ट्रेड क्रेडिटर ये कहाँ जाएगा, ट्रेड क्रेडिटर करेंट लायबिलिटी में, अदर क्रेडिटर करंट लायबिलिटी में, डिविडेंड पेएबल
करंट डिविडेंड भी जो प्रपोज हो जाएगा उसको भी तो देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब आइए एक एक करके हम लोग लिखना शुरू करते हैं। चलो यहां से बेटा, ट्रेड क्रेडिटर अदर क्रेडिटर, पहले ये दोनों लिखो। ट्रेड क्रेडिटर ट्रेड क्रेडिटर ये दिया है बेटा 2110 का। अदर क्रेडिटर 200 का। फिर उसके बाद आगे आगे बेटा डिविडेंड पेएबल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, लॉजिक देख लो, बताओ। जनवरी में तो है, लेकिन ये देखो ना नीचे, जनवरी के आखिरी में था, फरवरी में पे कर दिया ना, तो मार्च में क्या हो गया, जीरो हो गया ना। समझ आ रहा है, डिविडेंड पेएबल का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। चलो आगे नेक्स्ट। अगला देखो बेटा, टैक्स ड्यू। टैक्स ड्यू 320 का है, और यहाँ नीचे आके देखिए, खैर अभी तो हम यही लिख रहे हैं टैक्स ड्यू। ये बताओ डिविडेंड से कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है, आ रहा हो तो लिख दें इसको। आ रहा है तो लिख दो। चलो कहाँ लिखना चाहिए, डिविडेंड पेएबल, करंट लायबिलिटी में लिखो डिविडेंड पेएबल। कितने का है, 485। और क्या था अभी एक पढ़ा था हम लोगों ने, टैक्स ड्यू कितने का, 320। चलो ये हो गया। अच्छा प्लांट कहाँ लिखोगे, प्लांट कहीं नहीं, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है। हम लोग क्या लिख रहे हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो चलो ओपनिंग हो गया। अब आइए जरा क्लोजिंग पे, एक बार स्क्रीन पे देखिए। क्लोजिंग पे देखो बेटा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मार्च में कितना हो गया है, 200 का। तो यहाँ लिखो 200 का हो गया। डेटर 2350 के हो गए। स्टॉक 1000 रुपए का हो गया। ट्रेड क्रेडिटर 1900 के हो गए हैं, अदर क्रेडिटर 200 के। टैक्स ड्यू वही है, डिविडेंड नील हो चुका है। क्या क्या हो गया देखो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, ट्रेड क्रेडिटर, अदर क्रेडिटर, डिविडेंड पेबल, टैक्स ड्यू। प्लांट से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम लोग क्या लिख रहे हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब चलो एक एक चीज़ बताओ जरा, मुझे टोटल बताओ यहाँ का, टोटल यहाँ का। अच्छा ये देखो, मार्च का हमें वो चाहिए क्लोजिंग कैश, तो ऊपर बनाया था ना कैश बजट, तो मिल ही जाएगा। ये देखो मार्च में क्लोजिंग कैश कितना आया था, 290 निकाला है ना बेटा, तो ये 290 लिख दो वहाँ पे।
अब ये आ जाएगा टोटल ए, टोटल बी, वैसे बेटा डिविडेंड ना लो तो ज़्यादा बेटर है। एक मिनट मेरा एक लॉजिक सुन लो तो फिर हटा दें। सब बच्चे रुक जाओ ज़रा, ये बताओ, ज़रा मुझे बताओ, डिविडेंड पेबल 485 रुपये का किस डेट पे था? किस डेट पे? 1 जनवरी को। ध्यान से सुनना लॉजिक। और यहाँ आओ नीचे देखो, और डिविडेंड पेबल 31 तारीख को है लेकिन फरवरी में नहीं है, तो अब क्या पता उसको 1 फरवरी को ही पे कर दिया हो या 31 के एंड पे पे कर दिया हो। और हम लोग क्या लिख रहे हैं, जनवरी के जो बैलेंसेस हैं वो ओपनिंग है और मार्च वाले, समझ रहे हो ना? तो अगर, क्योंकि डेट नहीं स्पेसिफाई है ना कब पे किया, तो या तो अपने मन से ऐसे अजम्पशन ले लो कि हमने एज्यूम कर लिया वो 31 तारीख को पे कर दिया, तो उसको हमने नहीं लिया। और चाहो तो लेके कर लो, जैसे मर्जी वैसे करो। समझ में आ रहा है कि नहीं दोनों पॉइंट? फिर से बताओ, 1 तारीख को कितने का डिविडेंड पेबल है? 485 का। 31 को भी कितने का है? 485। लेकिन फरवरी में डिविडेंड है ही नहीं, तो इसका मतलब पेमेंट हो गई। अब पता नहीं 31 को हुई कि फरवरी में हुई, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ बता नहीं रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? अरे ये बताओ, 1 फरवरी को भी हुई है तो उसको 31 मान सकते हो ना? तो लेके भी कर सकते हो, बिना लिए भी कर सकते हो, ठीक है? जैसे मर्जी वैसे करो। फिलहाल हमने ले लिया, अब चलो टोटल करो, बताओ जनवरी का टोटल ओपनिंग। 4715, ये वाला 4040, ये बताओ बेटा 3840, लाइबिलिटी का टोटल 2420। क्या चीज? ये ये वाला 3115, ये वाला ये ये वाला देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये लास्ट वाला देखो, सही है। अच्छा अब वर्किंग कैपिटल निकालो जरा। ए माइनस बी, पहले ए जनवरी से जनवरी का माइनस करो, फिर मार्च से मार्च का। कितना बेटा? 1600 और 1420, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल घट गई, पहले 1600 की थी, अब कितने की हो गई? 1420। तो इसी के नीचे लिखो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कितना डिफरेंस है बेटा? 180। अब बताओ डिक्रीज का क्या मतलब हुआ? सोर्स ना। अच्छा एक चीज इसमें रह जाती है, देखो वो तुम लोग का होमवर्क है, खुद से करना। इधर देखो, ये 500 से 290 हुआ तो घटा है ना ये, तो यहाँ लिखना चाहिए इसको डैश करके। ये कम हुआ है यहाँ आएगा, ये भी कम हुआ है यहाँ आएगा, ये भी कम हुआ तो यहाँ आएगा। जो घट गया उसको इंक्रीज में, डिक्रीज में, जो बढ़ गया वो इंक्रीज में, ठीक है? ये खुद से करना, क्योंकि बिना उसके भी काम चल जाएगा, हम लोग का क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। 180 आ गया, ये हो गया हो तो ऊपर चले, ये हो गया। अब यहाँ आओ, कहाँ गया? इसमें लिखो जरा, सोर्सेज में लिखो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल।
डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 180। ठीक है, अभी और भी है बेटा, हो गया इतना। अब बेटा इसके अलावा जो बचा है उसको भी चेक करना पड़ेगा ना, अभी तो ओपनिंग क्लोजिंग चेक की हो, और देखो और क्या रह जाता है। ये हो गया, ठीक है। देखो अब ये प्लांट यहाँ पे 1 तारीख को कितने की थी, 800 की थी। और यहाँ प्लांट में अगर आ जाओ, अरे जब हम वर्किंग कैपिटल देख रहे हैं तब प्लांट हमारे लिए बेकार है, लेकिन जब सोर्स और एप्लीकेशन देख रहे हैं तो प्लांट बेचा तो सोर्स है, प्लांट खरीदा तो एप्लीकेशन है। तो अब बताओ इधर देखो, जनवरी में 1 तारीख को 800 की प्लांट थी और 31 को भी 800 की है, तो चलो जनवरी में तो ठीक है। ये देखो फरवरी में 800 की हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लांट खरीदा, और इस यहाँ पे हो गई तो प्लांट बेचा। तो एक बार जब खरीदा है तो यूजेस में आएगा, जब बेचा है तो एप्लीकेशन में आएगा। सेल ऑफ प्लांट मार्च में बेचा है 50 का, परचेज ऑफ प्लांट तो कैसे पता चलेगा सोर्स है कि एप्लीकेशन है। कितने का खरीदा है, 800 का। अब देखो कुछ और रह गया कि हो गया सब। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हाँ ये रह गया बेटा। यहाँ कितने का था, जनवरी में 300 का था, और फिर 31 तारीख को 700 का हो गया, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने खरीदा। लेकिन ये तो आ गया ना, करंट एसेट करंट लायबिलिटी जब लिखा तो उसमें आ चुका है, उसमें आ चुका है। नहीं मैच तो होगा ही वो तो, ठीक है, मैच तो कई तरीके से होगा। ठीक है, ऊपर वाला 800 है, नीचे का भी 800 है। अब इधर देखो एक और चीज़ बताता हूँ, ये तो मैच हो गया कोई बात नहीं। हाँ वही वही बताने जा रहा हूँ, देखो अगर डिविडेंड यहाँ ना लेते, सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, अगर डिविडेंड यहाँ ना लिखें, यहाँ ना लिखें तो इस स्टेटमेंट से छूट गया, लेकिन डिविडेंड पे तो हुआ ही है, तब यहाँ नीचे दिखाओगे डिविडेंड पेड 485। जब हमने वहां ले लिया तो आ गया ना कि ओपनिंग 485 था, क्लोजिंग 0 है, तो इसका मतलब पेमेंट हो गई। समझे, ये है इसमें कहानी, इसी को बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये कॉपी कर लो बेटा, ये चैप्टर हो गया खत्म, अब नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर करेंगे हम लोग। इसमें क्या क्या कर लिया हम लोगों ने, वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, और